गुड मॉर्निंग 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में भारत और समकालीन विश्व यानी इतिहास में पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे। ये आपके इतिहास की बुक का अध्याय 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अठारह 1948 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। अब वो चित्र क्या था और किस प्रकार का था? इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए और सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। यूरोप एक महाद्वीप है और फ्रांस वहीं पर स्थित है। आपने नाम सभी ने सुना ही होगा फ्रांस का। हम यूरोप महाद्वीप के बारे में छोटी क्लास में पढ़ भी चुके हैं। तो फ्रांस का एक कलाकार था जिसका नाम क्या था? फ्रेडरिक सरियू। इसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। अब वो 4 चित्र में क्या था? सबसे पहले उसने सपनों का एक संसार रचा, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों को मिलकर बनाना था, मतलब वो चाहता था कि ये दोनों मिलकर रहे। उसके लिए उसने क्या करा? एक श्रृंखला बनाई। पहले चित्र में जो ये चित्र है वो पहला चित्र है। इसमें श्रृंखला बनाकर उसने यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया। यहाँ पर यूरोप और अमेरिका के लोग साथ साथ हैं और सभी उम्र और सभी सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक कतार में, लंबी कतार में एक प्रतिमा है। और वो प्रतिमा किसकी है? स्वतंत्रता की प्रतिमा है। उसको वंदना करते हुए दिखाया गया है। अब आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। हमेशा जब भी उनमें स्वतंत्रता की बात आती थी तो कलाकार किसका रूप देते थे? उसे महिला का। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है। देखो यहाँ पर दी है ज्ञानोदय की मशाल, ज्ञान की मशाल ये रही। और ये चित्र एक महिला का है और ये किसका चित्र है? स्वतंत्रता का, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। दूसरे हाथ में क्या है? अधिकारों का घोषणा पत्र। ये रहा। आगे क्या दिया है कि प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। और इसके अलावा सरियू के कल्पनादर्श यानी यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। अवशेष बिखरे हुए हैं यहाँ पर और अलग अलग समुदाय के लोग हैं और इनकी पहचान इनके कपड़ों से हो रही है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड जो अब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, फ्रांस की क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है और उसके पीछे जर्मन के लोग जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। उनके हाथ में कौन कौन से रंग के झंडे हैं? काला, लाल और सुनहरा। यह दिलचस्प है कि जिस समय सरियू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह है। जर्मन लोगों के बाद कौन कौन आते हैं? ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। ये देखो इस तरह से यहाँ दिया है कि स्वर्ग है,
उस स्वर्ग में ईसा मसीह की प्रतिमा दी है और फरिश्ते दिए हैं, ये फरिश्तों के चित्र हैं। और ये स्वर्ग से क्या कर रहे हैं, इन पर दृष्टि जमाए हैं और ये लंबी कतार नज़र आ रही है। ये लाल रंग के, सुनहरे रंग के झंडे इनके देश को बता रहे हैं। तो ऊपर से स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य को अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। मतलब इससे क्या स्पष्ट होता है कि सभी में क्या है, भाईचारा है। इस अध्याय में ऐसे विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। हुआ क्या कि राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बना, जब राष्ट्रवाद का वहाँ पर उदय हुआ तो वो ताकत के रूप में सामने आया और उसने पूरे यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत को भारी परिवर्तन मिला दिया। मतलब इतना बड़ा परिवर्तन आया, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे आगे, कि इन परिवर्तन से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां, विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र का प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव था, साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। इस अध्याय में उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाले गए जिनमें 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। तो कल हम पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार क्या रहा। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है।